है। अच्छा, राहुल शर्मा भी है हमारे साथ। राहुल, गुड आफ्टरनून। राहुल जी, कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को? मार्केट में थोड़ा प्रेशर है लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी भी है, मतलब स्ट्रेंथ तो है मार्केट में इनहेरेंटली। जी गुड आफ्टरनून आनंद जी। देखिए, अंडरटोन मार्केट का काफी ओवरबॉट था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फाइनली मार्केट को एक रीजन मिला कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करने का, एक पुल बैक देने का। मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज होता हुआ दिखेगा। हमें कोई तरीके से बड़ी मंदी आती हुई यहाँ पे नहीं लग रही है। ओवरऑल हमें लगता है कि जो एक फिनोमिनल रैली हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखी है, चार स्पेशली 4 जुलाई के बॉटम बनने के बाद, तो यहाँ पर टाइम कंसोलिडेशन, टाइम करेक्शन निफ्टी में देखने को मिलना चाहिए। और तब तक आई थिंक रणनीति सिंपल रहनी चाहिए, डिफेंसिव के साथ जाए। एज ऑफ नाउ डिफेंसिव में हमें आईटी और फार्मा, ये दो सेक्टर थे जो डिफेंसिव की तरह प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं। और लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे भी हमने इन सेक्टर्स पर काफी बुलिश व्यू दिया है। रिवर्सल्स इनमें काफी पहले देखने को मिले हैं और अभी भी ऐसा लगता है कि मार्केट में जब तक ब्रॉडर ट्रेंड सुधरती नहीं है, मेरे हिसाब से डिफेंसिव में स्टिक किया जा सकता है। अच्छा नीलेश जी, एग्जैक्टली रियल एस्टेट पे आपका व्यू क्या है? अब देखिए, इसमें कोई राय नहीं कि रिसेंट बूम में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। अब आपका ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का इंक्रीज़ होना, प्लस आपकी एक होल्डिंग कॉस्ट भी होती है, प्लस ट्रांसफ़र चार्जेस भी होते हैं, सेलिंग चार्जेस भी होते हैं। अभी एज ऑफ नाउ रियल एस्टेट पे आपका व्यू क्या है इस आई थिंक बदलाव के बाद? खैर, ये जो आज चेंजेस हुए हैं, ज़रूर एक तरह की एक स्पीड ब्रेकर तो आ जाएगी रियल एस्टेट पे। रियल एस्टेट स्टॉक्स क्या है कि आपको इंडेक्सेशन नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल ही मतलब आप समझ लीजिए ना। हाँ, तो बेसिकली इफेक्टिव टैक्स अगर आपको कभी भी बेचना है तो आपका इफेक्टिव टैक्स शायद ज़्यादा भरने को आएगा। लेकिन अभी तक ज़्यादातर डिमांड जो रियल एस्टेट में है वो सेल्फ नीड के लिए है, खुद के कंजम्पशन के लिए है। इन्वेस्टमेंट लेड डिमांड अभी भी बहुत कम है। तो मेरे हिसाब से ये रियल डिमांड को इतना असर नहीं करेगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंटली तो नेगेटिव है रियल एस्टेट के लिए, लेकिन ये मार्केट इसको अब्जॉर्ब भी करेगा। और फाइनली अगर रियल एस्टेट कंपनीज के नंबर्स आते हैं, नतीजे आते हैं, अर्निंग्स आते हैं, तो मार्केट इनके स्टॉक प्राइसेस में भी बढ़ोतरी आएगी आगे चल के। बट फॉर नाउ ऐसा लग रहा है कि सेंटिमेंटली नेगेटिव है। और कोई सेक्टर जो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव बजट के रीड थ्रू से लगाओ? तो जो था कि जो लैंड रिकॉर्ड्स का जो डिजिटाइजेशन है, वो एक अच्छा इनिशिएटिव अनाउंस किया है वित्त मंत्री ने। तो उसके चलते हुए जो जियो मैपिंग कंपनीज़ है, जो इनमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, उनके लिए बहुत एक बड़ा पॉजिटिव है ये बजट के लिए। एक तो पहली बात वो है, और दूसरा जो है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं, हाँ, उनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। क्योंकि अर्बन हाउसिंग में जो आज जो अनाउंसमेंट हुआ है वो वाकई में बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है। तो दूसरा ये है। और तीसरा जो मुझे एक थोड़ा आश्चर्य सा लग रहा है कि जो फिस्कल डेफिसिट का जो आउटलुक है या जो एस्टिमेट है वो काफ़ी नियंत्रण में है, और 4.9 का 4.5 होने जा रहा है। तो उसके चलते हुए इंटरेस्ट रेट्स नियंत्रण में रहेंगे, तो ये बैंकिंग क्षेत्र के लिए बड़ा पॉजिटिव है। तो ठीक है, आज सारे गिर रहे हैं, लेकिन आज गिर रहे हैं। वो हो सकता है थोड़ा मार्केट रिलेटेड भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये इनके लिए पॉजिटिव है बैंकिंग के लिए। ऑलराइट नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। सुशील, बैंकों पर आपने खैर एक व्यू दिया था कि बैंक निफ्टी 10 दिन पहले टॉप आउट कर चुका है। क्या ये सभी बैंकों के लिए इंक्लूडिंग पीएसयू बैंक्स? क्योंकि अगर ये बॉन्ड मार्केट पॉजिटिव है बजट, तो पीएसयू बैंकों में शायद रैली आ जाए, और पीएसयू बैंकों में थोड़ी रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है। देखिए अनुज, उम्मीद पे दुनिया कायम है, शेयर बाजार की तेजी नहीं। ये ट्रेंड बिल्कुल बिगड़ चुका है और बैंकों की चार्ट में सिग्निफिकेंट करेक्शन की जगह है। तो मैं यहाँ किसी भी तरह की लॉजिकल बात आपकी लॉजिकल है बिल्कुल, पर हर लॉजिक से ज्यादा बड़ी लॉजिक भाव की लॉजिक है। तो मैं यहाँ दुस्साहस नहीं करूंगा। बैंकें बहुत ज्यादा भारी लग रही हैं चार्ट्स, और एक बार अगर करेक्शन को जो बनना शुरू हो गया है, इसको लगता है लीड बैंक्स ही करेगी, वीकनेस है चार्ट्स। ओके, अच्छा अभी एक प्रश्न मैं आपसे हल्का सा जोड़ लेता हूँ यहाँ पे। सुशील जी, जब आप एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग शॉर्ट, शॉर्ट लॉन्ग, तर्क संगत, अगर आप देखें अभी जो आईटी ने और या फिर आईटीसी ने जो स्ट्रेंथ दिखाई है, या फिर एफएमसीजी ने, इसमें आपका कोई इंटरेस्ट है सर? देखिए, एफएमसीजी पे लगातार 2.5 महीने से हम तेजी में बने हुए हैं। अभी भी कुछ दिनों तक और तेजी चलेगी। 1900 पे हमने साल भर पहले हिंदुस्तान लीवर में 2900 का व्यू लिया था, 2100 पे वापस 2900 का लिया। अब हो सकता है 2900 पे एक छोटा टेम्पररी टेक प्रॉफिट होके, क्या पता हिंदुस्तान लीवर 3200 भी हो जाए, वो नहीं पता। तो चाहे टाटा कंज्यूमर अभी लास्ट वीक भी आपके साथ वापस नया बाई कॉल ट्रिगर किया कि और ऊपर के भाव में लेंगे,
तो एफएमसीजी एक सेफ स्पेस है जहां पर जब भी बाजार का टॉप आउट आता है, फंड मैनेजर्स के पास एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा कैश होल्ड करने का कंफर्ट नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा सेफ सेक्टर ये है, इसमें पैसा डाल के कोई रॉन्ग नहीं हो सकता, तो ये सेक्टर सबसे लास्ट बढ़ता है। और आईटी दूसरा है, तो हम दोनों पे लगातार तेजी में रहे लास्ट 2 महीने से। आईटी और एफएमसीजी के स्टॉक्स को अभी भी हम बेचने की हड़बड़ी नहीं करेंगे, और 4-5-6 दिन देखेंगे इनको। हो सकता है सिग्नल्स आ जाएं 4-5 दिन बाद, बट इस स्तर पे अब इनको क्या लेंगे, हमारी लेन बहुत नीचे के लेवल की है। चलिए, और बजट की बारीकियां सुनते सुनते आई थिंक माथे पे शिकन ज़रूर पड़ गई होंगी आपके। थोड़ा अगर आप देखें जो टैक्स है वो बढ़ गया है, लेकिन अगर पैसा बने तो शायद टैक्स देना बहुत ख़राब नहीं खलता। लेकिन आज सुबह सुबह 5:30-6 बजे दफ्तर आना, आई थिंक बजट स्पीच के दिन, कवरिंग के दिन हम आते ही हैं, लेकिन शाम तक आते आते जब ऐसे आंकड़े आते हैं ना, तो यकीन मानिए दिल खुश होता है। अनुज, आपको भी शुभकामनाएं, पूरी टीम को शुभकामनाएं। बेहद शानदार आंकड़े सीएनबीसी आवाज़। वीरू, मैं सुबह से ये आंकड़े देख रहा था, और अब मैं आपको बताऊं, और ये आंकड़े ये डायरेक्टली यूट्यूब से पिक किए गए हैं। जी हाँ, ठीक है, और यूट्यूब पे लाइव ये आंकड़े हमने जो थे वो पिक किए थे। और मैं आपको बता रहा हूँ, थ्रू आउट द डे सिर्फ आज सुबह एक 15 मिनट का टाइम फेस था जिसमें हम हल्के से पीछे हुए थे। उसके बाद सुबह 8 बजे से लेकर एंड तक हम नंबर 1 है, एंड बाय फार नंबर 1 है। और पीक व्यूज़ जो एफएम की स्पीच चल रही थी उस समय के अगर आप नंबर्स देखेंगे, हमारा जो पीक व्यू था वो था 3,58,000 का। 3,58,000 का हमारा पीक व्यू था। जो हमारा नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है बिजनेस चैनल्स में, वो 1,87,000 पे था। ठीक है, और उसके बाद फिर 69,000, लगभग दोगुना उससे। दुगना। और पूरे दिन जो हमारी लीड है वो करीब 40 से 50% रही है यूट्यूब पर कॉन्करेंट व्यूज़ में, लाइव व्यूज़ में। और ये नंबर्स कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ना ही आप इसमें बिना जबरदस्ती काट छाट कर सकते हैं, जबरदस्ती ट्रेंड भी नहीं करा सकते। ये मतलब असली नंबर है। ठीक है ना, जो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अच्छा, मैं एक चीज कहूँ, मुझे लग रहा था आज सुबह से जैसे हमारी प्रोग्रामिंग है, जो हमारी टीम ने पूरा एफर्ट किया है ना, कैमरा के पीछे कैमरा के आगे दोनों ने, गेस्ट टीम ने, हमारी पूरी की पूरी सब टीम, हर बार सबका नाम लेना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन जो भी कैमरा के आगे कैमरा के पीछे पूरा एक टीम एफर्ट है। हमारा एक टीम एफर्ट दिखता है। ठीक है ना, ये मतलब ये किसी एक इंडिविजुअल की विक्ट्री नहीं है, ये एक टीम की विक्ट्री है। ठीक है, और जैसे मैं कह रहा हूँ 3,58,000 वर्सेस 1,87,000। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मैं तो देख रहा था, हम ओवरऑल भी जिस समय बजट की स्पीच चल रही थी और उससे जस्ट पहले भी जनरल न्यूज़ चैनल से भी आगे थे कुछ। यानी बजट को सुनने के लिए आवाज़, बजट को सुनने के लिए आवाज़, बजट मतलब सीएनबीसी आवाज़। मुझे इस चीज़ की बहुत बहुत खुशी है कि हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो लोगों को पसंद आई और लोगों ने सराहा उसको। इस वक्त भी एज वी स्पीक वी आर नंबर 1। ठीक है, और ज़बरदस्त लीडरशिप है। थ्रू द डे हमने एटलीस्ट 50% की जंप रखी। पीक व्यूअरशिप पे तो हम एक समय पे 2 गुने से ज़्यादा थे नियरेस्ट कॉम्पिटिटर के मुकाबले। हम फ्रैंकली बोलो ना वीरू, मैं उनमें से नहीं हूँ जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का हल्ला मचाते हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है ना, आपको ज़रूरी हो जाता है। मतलब वो बाकी लोग जब देखते हैं किसी दूसरे चैनल पे कंटिन्यूसली कुछ चल रहा होता है, तो उसके लिए एक बार कई बार थोड़ा सा ये बताना ज़रूरी हो जाता है। वरना मैं फ्रैंकली बोलूँ ना, मैं इस रेस में आने ही नहीं चाहता हूँ। अब मुझे करना ही नहीं है ये, लेकिन क्योंकि पूरा टीम एफर्ट है, इसके लिए एक बार सोचा कि ये बता दें कि आज यूट्यूब पर ये नंबर्स हैं, और जो बाकी नंबर्स हैं वो अगले थर्सडे को आएंगे। तब पता चल जाएगा कि बाकी नंबर्स में क्या है। मैं बाई चांस हूँ नहीं, अगले हफ्ते में छुट्टी पर हूँ, लेकिन आप लोगों को मौका मिलेगा उसको सेलिब्रेट करने का। दोस्त, पहले तो तुम चाय पिलाओ इस बात पे, है ना। और होता क्या है, देखिए, यूट्यूब के नंबर्स को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है, अभी आते हैं उस पर। यूट्यूब के नंबर्स को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की तारीख में हर इंसान चल रहा है, हर इंसान टीवी के आगे नहीं है। बिल्कुल, कोई ट्रेन में है, कोई बस में है, कोई अपने दफ्तर में है, कोई बस स्टैंड पे खड़ा हुआ है, तो वो देखता है बाजार को, समझता है इस बजट को यूट्यूब के जरिए। इसलिए मैं आई थिंक स्टैट्स ले रहा था। बिल्कुल 100%। और एक हमारी टीम ने एक छोटा सा एक प्रोमो भी बनाया, एक बार उसको भी प्ले उसको देखते हैं।
बजट भाषण में सीएनबीसी आवाज का डंका। यूट्यूब पर सबसे ज्यादा दर्शकों ने देखा लाइव। हिंदी और इंग्लिश सभी बिजनेस चैनल्स में आवाज रहा अव्वल। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से आवाज पर 2 गुना व्यूज। बजट मतलब सीएनबीसी आवाज। ओके, बजट मतलब सीएनबीसी आवाज़, जो हमारे टेक पंचायत में भी पूरा पैनल बैठा है, आप सबको भी इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा सुशील जी, अब आपके पास आते हैं। यहाँ से मार्केट में अब कोई ट्रेड नज़र आ रहा है क्या आपको? हालांकि आपने कह दिया कि मार्केट में कुछ हद तक टॉप बन चुका है, लेकिन फिर भी अगर किसी को ट्रेड लेना ही है तो कोई ट्रेड है क्या? दोनों दिशाओं में ट्रेड्स हर बाजार में रहेंगे। सारे के सारे स्टॉक्स न तो एक साथ बढ़ते हैं न सारे गिरते हैं। लार्ज कैप्स में भी मिड कैप्स में भी वही होगा। अब इंडेक्स बेस्ड स्टॉक्स में से लार्सन एंड टुब्रो, ओवरऑल इंडेक्स के गिरने के भी माहौल में आज एक ही साथ जितना बुरी तरह पीट दिया गया, कूट दिया गया, ये वापस 3,900 की तरफ जाता लगता है। तो आज उसमें हम थोड़ी सहमी सहमी खरीदारी करेंगे, क्योंकि गिरते चाकू को पकड़ रहे हैं। कल से अगर उसमें परकप आना शुरू हो जाएगा तो फटाफट सौदा बढ़ा देंगे। अगर आईटी और एफएमसीजी को लॉन्ग हमने भी मेंटेन करके रखा है, तो आज हमने सिलेक्टिवली टाटा मोटर्स या हीरो मोटोकॉर्प या बजाज को थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करना शुरू किया है। बैंक्स के अंदर शॉर्ट्स का सौदा बढ़ जाएगा, तो मार्केट का काम वैसे ही एज यूजुअल चलेगा। मतलब बजट एक बहुत बड़ा इमोशनल ट्रिगर बन जाता है कि भाई कोई बहुत बड़ी बातें ना आ जाए, और इसलिए लोग सहम जाते हैं। बजट पूरा हो गया, कल तक स्टॉक मार्केट बिजनेस एज यूजुअल, भाव से लो भाव से बेचो। चलिए, इस बीच मैं हर्षा के पास जाऊंगा अभी टेक पंचायत में कुछ स्टेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल से राहुल शर्मा जुड़ चुके हैं। राहुल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आपने बजट को सुना। आई थिंक बहुत सारे स्ट्रक्चर थे, बहुत सारे खेमे थे इस बजट के, बट एग्जैक्टली हम अंतिम तौर पे प्राइस पे फोकस करते हैं। जो निफ्टी का स्क्रीन पे प्राइस है, निफ्टी बैंक का स्क्रीन पे प्राइस है, वो डैमेज कंट्रोल काफ़ी हुआ। आपका व्यू पहले तो स्ट्रक्चर पे, और आपका किन स्टॉक्स पे फोकस रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल वीरेंद्र जी। देखिए, निफ्टी में जो एक तरह से रिएक्शन दिया बजट के बाद, वो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डाइजेस्ट होता हुआ दिख रहा है। थोड़ी देर पहले आप शो पे कह रहे थे कि शायद 3 दिन बाद हम बजट की बात नहीं करेंगे, बट जो हिसाब से आजकल मार्केट से एक दिन में मार्केट डिस्काउंट करके आगे बढ़ जाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं साइडवेज कंसोलिडेशन मार्केट में आता हुआ दिख सकता है। निफ्टी में एक ब्रॉड रेंज के बीच बिजनेस होता हुआ दिखेगा। यहाँ ऐसे माहौल में 2 ऐसे सेक्टर थे जहां पर हमारा ध्यान है। एक है आईटी, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवर्स हुआ है, और दूसरा जो कि फार्मा। तो फार्मा में मोमेंटम जो था वो जारी था, और ये जो लास्ट 1-2 दिन में वोलेटिलिटी आई है उसमें भी हमें कोई ज्यादा वीकनेस देखने को नहीं मिली। सबसे बेहतरीन सेटअप हमें सन फार्मा का यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत ही अच्छा टेक्निकल सेटअप यहाँ पर बना हुआ है, और अगेंस्ट मार्केट यहाँ पर स्ट्रेंथ बनी हुई है। मेरा ये मानना है तकरीबन 1700 रुपए तक के टारगेट सन फार्मा में महीने भर में यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एक पोजिशनल व्यू के हिसाब से सन फार्मा को बाय किया जा सकता है। 1555 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ओवरऑल हमें लगता है कि फार्मा सेक्टर में ये जो एक हैवी वेट है, इसमें एक बड़ा मूव प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है। ओके, अच्छा सुशील, मैं आपसे 2-3 स्टॉक्स पर आपकी राय जानना चाहूँगा जो आज डिफाई कर रहे हैं मार्केट के ट्रेंड को। एक तो है आईटीसी। क्या आईटीसी तैयार है वापस अपने ऑल टाइम हाई को हिट करने के लिए? क्या यही आप कहेंगे टाइटन को लेकर? और यही सवाल इन्फोसिस। 3 स्टॉक्स, आईटीसी, इन्फोसिस और टाइटन, इन पर क्या व्यू रहेगा? पीसीआर से अनुरोध है, अच्छा चार्ट शेयरिंग नहीं हो पाई है। तनुज, याद है जब हमने 412-13 में आईटीसी पे एक बार हमारी आपस में ऑन एयर थोड़ी सी डिस्कशन हो गई थी। बैट को बेचने वाला था और लग रहा था कि आईटीसी घुस जाएगा पताल में, और चार्ट का व्यू उस वक्त था कि ये 480 का भाव आ जाएगा। आज हम उसके कुछ ऊपर ही हैं। तो अब आईटीसी ने टॉप आउट सिग्नल्स देने शुरू कर दिए हैं, और 2-1 दिन 4 दिन जो भी इसमें खेल तमाशे हो जाए, अब यहां से हम लेके नहीं फंसेंगे। जो 400 में लेने की चीज थी 480-85 में बेचने की, अब हम उस जोन में है। सेल सिग्नल अभी तक नहीं आया। जिसके पास लॉन्ग है वो पकड़ के रख सकता है, और बड़े ट्रेडर्स हो सकता है थोड़ी थोड़ी पोजीशंस काउंटर ट्रेंड भी लेना शुरू कर सकते हैं, पर एक बार से पूरा सेल सिग्नल नहीं आया। अब आ जाए हम टाइटन पे, तो टाइटन की चार्ट पे अब बड़ी जगह बन गई है ऊपर की। लास्ट 2-3 दिन में वो बार बार बाई सेल इप्सॉ कर रहा था। आज ये एकदम जो डिसाइसिव मूव है, कल अगर ये टाइटन और भी ऊपर चला जाता है, देखिए 3500 के ऊपर टाइटन गया तो इसमें 4200 की चाल बन जाएगी,
और आज एकदम से किसी को लेने ही नहीं दिया, उछल गया है पूरा। तो नई लेवाली करने के लिए 3500 के ऊपर हम इसको नया दोबारा से देखेंगे। और तीसरा कौन सा स्टॉक पूछा था अनुज आपने? इन्फोसिस। हाँ जी, इन्फोसिस। अभी इन्फोसिस और टीसीएस में 4-5% तक की आखिरी जगह दिखती है। तो एकदम से कोई को मोमेंटम ट्रेडिंग करनी हो, देखिए 1350 वाला आज 1825 है, तो जिगरा चाहिए यहाँ पे स्पेक्यूलेट करने के लिए। अभी बिल्कुल स्ट्रिक्टली डे ट्रेडर्स टास्क है। आज के हाई के ऊपर निकल जाता है तो 2-4-5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको और फर्दर 3-4% के लिए खेल सकते हो। पर ये ज्यादातर लोगों के मतलब का काम नहीं है इस तरह का। ये मतलब बिल्कुल बंजी जंपिंग वाले ट्रेड हैं जो बिल्कुल हार्डकोर स्क्रीन बेस्ड डे ट्रेडर्स के लिए। स्पेक्युलेटर्स और इन्वेस्टर्स के लिए इन्फोसिस ओवरबॉट है और आखिरी के 3-4% के चक्कर में कहीं बड़ा फंसाव ना हो जाए। क्योंकि करेक्शन में तो करेक्शन जब गहरा होता जाएगा पूरे बाजार का, तो जो लैगार्ड स्टॉक्स अभी भी ऊपर भाग रहे हैं, आईटी और एफएमसीजी, करेक्शन तो लास्ट में इनको भी फेस करना ही पड़ेगा। अच्छा, इस बीच एक काम करते हैं, टेक पंचायत की तरफ चलते हैं। हर्षदा ने कुछ आई थिंक पंचायत में ट्रेड्स फाइंड किए हैं। हर्षदा, वो थी जी हाँ वीरू, सब बैठे हैं तैयार एकदम अपने ट्रेड्स के साथ। बाय द वे एसआरएफ एक ट्रेड जो हम काफ़ी समय से ट्रैक करते आए हैं, नंबर्स आ गए और वहाँ पर मिस है। मैं वो मेंशन करना चाहती हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी उम्मीद से कम आई है 252 करोड़ के आसपास। इबिटा भी एक मिस है 604 करोड़ के करीब। रेवेन्यू का आंकड़ा बढ़कर 3464 करोड़ पर आता हुआ। स्टॉक कोशिश कर रहा है नेशनल लेवल से पॉजिटिव में आने की, लेकिन नंबर्स वैसे कुछ खास है नहीं। मार्जिन भी खासे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। लेकिन इस समय ताज़ा ट्रेड क्या है, प्रशांत जी बताइए। जी, मुझे लग रहा है टीवीएस मोटर्स एक अच्छा पिकअप दे रहा है और डे हाई की तरफ जो स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं उन चुनिंदा स्टॉक्स में से एक है। सो मैं यहाँ पे 2420 2425 इस जोन में स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाऊंगा। मेरा टारगेट होगा 2550 2550। टीवीएस मोटर एक नई आइडिया और टीवीएस मोटर एक बीच के करेक्टिव डिप के बाद एक अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, तो वो इनफैक्ट आइडेंटिफाई हुआ है। आपको भी कुछ इस समय ताज़ा नया दिख रहा है या फिर वही डिफेंसिव साइड पर फोकस? नहीं हर्षदा जी, ओरेकल फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है, हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है अपने ऑल टाइम हाई वापस निकालने के लिए। तो 10,700 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी 11,250 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये इनफैक्ट देखिए एक ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज जहाँ पर बाकी मार्केट भर में आईटी काउंटर्स कुछ रेजिलियंस दिखा रहे हैं, ओएफएसएस भी साथ देता हुआ। अमित, आपको इस समय क्या पसंद आ रहा है? जी मैम, मेरे को एचसीएल टेक पसंद आ रहा है। स्टॉक एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में रहा है। 2 दिन का एक इसमें छोटा सा डिप आया था, पुल बैक आया था और आज के सत्र में हमने देखा 10 डेमा टेस्ट करके वापस ऑलमोस्ट डेज हाई पे है। हाई लोज का स्ट्रक्चर यहाँ इंटैक्ट है, तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिहाज से इसे बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 1630 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 1570 रुपीज़। ओके, तो देखिए एक और आईटी की तरफ आता हुआ ट्रेड। सचिदानंद, मैं यहाँ पर एक कैश सेगमेंट का स्टॉक फ्लैग कर रहा हूँ। कजारिया सिरेमिक्स में एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है एंड जिस तरीके से इसके आरएसआई में 50 के ऊपर का एक बुलिश क्रॉसओवर दिया है, प्लस 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक अच्छे डिक्लाइनिंग ट्रेंड के बाद एक बेस यहाँ पर फॉर्म हुआ है एंड वापस एक अच्छी नई चाल यहाँ पर बन सकती है टूवर्ड्स इट्स लाइफ है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 1480 के आसपास का स्विंग बनना चाहिए, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1355 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो इस समय जो थीम इनफैक्ट पोस्ट बजट उभर कर आई है वो आईटी और कंजम्पशन है, उसी के आसपास ट्रेड इस समय बन रहे हैं। शिल्पा जी, उसी से जुड़ा हुआ आपका अगला ट्रेड है या फिर कुछ अलग दिख रहा है? आई विल गो विद एक्साइड। एक्साइड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है और स्टॉक अगेन टुवर्ड्स डे हाई मूव कर रहा है। यहाँ पे 548 पे है, 520 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे थोड़ा एक पोजिशनल ट्रेड ऑफ 580 से 600 तक का भी आप एक ट्रेड यहाँ पे डेफिनेटली ले सकते हैं। तो ये इनफैक्ट इस समय के ताज़ा ट्रेड्स हैं, लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। देखिए निफ्टी डे लो से करीब 450 पॉइंट 430 पॉइंट की रिकवरी दिखा चुका है, 24,500 के स्तर आ चुके हैं। तो डे लो से लगभग हम 500 पॉइंट का रिवर्सल देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, वो एक पॉजिटिव है। निफ्टी बैंक की भी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी चाल अब धीरे धीरे करके सुधरने लगी है। निफ्टी बैंक महज 51,976 पर है, यहाँ डे लो से करीब 600 पॉइंट से ज्यादा का मूव देखने को मिला है। मैं महज 300 पॉइंट कह रही हूँ क्योंकि सुबह में बहुत गहरा क्रैक देखने को मिला था बजट भाषण सुनने के ठीक बाद और एलटीसीजी के झटके के बाद। जो स्टॉक्स चल रहे हैं इस घंटे या फिर
रिवर्सल दिखा रहे हैं। एक तो एक्सिस बैंक, और एक्सिस का ट्रेड इंपॉर्टेंट है क्योंकि नतीजे कल आएंगे, कल परसों आई थिंक कल है, हाँ 24 तारीख को नतीजे हैं एक्सिस के। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ट्रेड जो सावंत साहब वैसे भी ट्रैक करते आए हैं, और बजाज फाइनेंस का ट्रेड भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे कि ये 1.5% अभी भी नीचे है, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ी थोड़ी रिकवरी आती दिखाई दे रही है बजाज फाइनेंस में भी। ध्यान रखिएगा मार्केट बंद होने के साथ या फिर मार्केट बंद होते होते इस कंपनी के नतीजे आएंगे। पहले तो एक्सिस बैंक, सचिदानंद बताइए 1277 पर एक इंटरेस्टिंग मूव आ रहा है। हर्षदा, इनफैक्ट दोनों स्टॉक्स पे मेरा ध्यान है। फर्स्ट प्रेफरेंस में थोड़ा सा कोटक महिंद्रा बैंक पे दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जिस तरीके से रिकवरी हुई है प्लस अपने प्रीवियस डे स्विंग रेंज के अंदर ये आ चुका है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग बन सकती है 1805 के लक्ष्य के लिए। तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 1755 के आसपास लगाना चाहिए। एक्सिस बैंक का भी अगर हम डेटा देखें तो लगभग मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे जो क्लोजिंग इसने मेंटेन करनी चाहिए वो लगभग अराउंड 1280 के आसपास की है। प्राइस एक्शन फिलहाल उसी लेवल के आसपास है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर क्लोजिंग एस्टैब्लिश हो जाती है लास्ट 15 मिनट्स में, अगर ये 1285 1290 के जोन में होगा, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम चेस करना चाहिए ऑन द पॉजिटिव साइड। एल्स यहाँ पर थोड़ा सी अवॉइड करने की सलाह होगी। और जैसे उम्मीद थी वैसे ही हुआ, 6 पॉइंट ऊपर पॉजिटिव टेरिटरी में निफ्टी 50 आता हुआ। अमित, हम वीरू के पास लौटे, उससे पहले एक बार भारती एयरटेल भी देख लीजिए, क्योंकि रिवर्सल में इसका भी थोड़ा बहुत हाथ है। जी, भारती का स्ट्रक्चर डेफिनेटली यहाँ पे एक हायर लो स्ट्रक्चर इन प्लेस है। आज के सत्र में हमने देखा कि 20 डेमा इसने टेस्ट करके स्टॉक ऑलमोस्ट डेज हाई पे आ गया। अप ट्रेंड यहाँ पे मेंटेन है, थोड़ा मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते नीचे आ गया था, बट मुझे लगता है यहाँ 1510 तक के टारगेट्स 2 से 3 दिनों में पॉसिबल हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1445 का। तो ये फिलहाल देखिए भारती इस बीच निफ्टी एट 24523। अनुज, अब हम किसी भी घड़ी आज का जो फर्स्ट टिक था उसको ओवरटेक करने वाले हैं। वीरू, कितनी बड़ी बात है ये मार्केट के लिए। ये मतलब मेरे ख्याल से मार्केट, अच्छा एक चीज़ देखिए, इलेक्शन का वर्डिक्ट आया उस दिन मार्केट को एक झटका मिला, बड़ा झटका मिला उस दिन, और मार्केट ने उसको 2 दिन में सुलटा लिया और मार्केट चल पड़ा। ये बात सुनिए जो हम बात कर रहे थे सुबह, वो जो पैसा पड़ा हुआ था एग्जैक्टली नहीं, पैसा बहुत उसने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की हमेशा, है ना। क्या हो रहा है ना मार्केट में, अब देखिए लोगों को ना एक चीज़ का चस्का लग गया है कि बस मार्केट में बस करेक्शन आ जाए, और मुझे अगर कई बार एक हफ्ते की करेक्शन अगर एक ही दिन में मिल जाए, जो और कई बार अगर एक महीने की करेक्शन एक दिन में मिल जाए, जो इलेक्शन के वर्डिक्ट वाले दिन हुआ था तो लोग लपक कर ले रहे हैं। आज हफ्ते की करेक्शन एक दिन में मिल गई। जैसा मैं कह रहा था कि सुबह का जो लो था या जो आज का जो लो है, अगर वो नहीं टूटता है वीरू, तो ये मार्केट फिर वापस चलने को तैयार है। झटका लगा, लेकिन हमारा जो फिर मैं भाई एक चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो विजय केडिया जी भी कह रहे थे ना, क्या हो गया, एडजस्ट कर लेंगे, 10% टैक्स दे रहे थे, अब तक 12.5 दे देंगे। अब भाई आप इस मार्केट में, वैसे भी इस मार्केट में आप किस लिए हो? आप इस मार्केट में 16, 17, 18% कंपाउंडेड के लिए हो, या पोर्टफोलियो इन्वेस्टर तो इस मार्केट में 25, 30, 40% कमाने के उसमें, और पिछले 4 साल में तो इससे ज़्यादा बनाए, तो अब 2.5% दे देंगे, अब देना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो लेकिन अगर अर्निंग्स ग्रोथ वगैरह सब इंटैक्ट है, मैं कह रहा हूँ ना, कल का दिन तो क्लैरिफिकेशंस के लिए होता है, तो कल का दिन और बजट पे डिस्कशन होगा। थर्सडे हमारी एक्सपायरी है वैसे भी, तो एक्सपायरी के बारे में बात करेंगे काफ़ी ज़्यादा। फ्राइडे ऑनवर्ड्स आप बजट की बात नहीं करेंगे, फ्राइडे ऑनवर्ड्स आप बजट को भूल चुके होंगे। आप मुझे बताइए, आपको याद है कौन से साल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स वापस रीइंट्रोड्यूस हुआ था? आपको नहीं याद होगा, याद है? मुझे भी नहीं याद है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं मतलब आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ कौन सा, मुझे खुद नहीं याद है। तो ये वाला जो 10 का 12.5 हुआ है ना, 5-6 साल बाद लोग भूल जाएंगे कि किस साल में ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ के 10 का 12.5 हुआ था। ये मार्केट है, और यहाँ पर बहुत जल्दी और जो एक चीज़ बाजार के फेवर में गई वो था फिस्कल डिफिसिट का आंकड़ा, और एक स्ट्रॉन्ग फिस्कल डिसिप्लिन उन्होंने मैंडेट वो मतलब मेंटेन रखा। अगेन एग्जैक्टली देखिए क्या होता है, अगर तो ये टैक्स वाला मामला नहीं आया होता तो उस फिस्कल डेफिसिट नंबर पर और क्वालिटी ऑफ फिस्कल डेफिसिट पर अगर मार्केट ने फोकस करा होता तो आज मार्केट 500 पॉइंट ऊपर होता, 25,000। आज निफ्टी 25,000 जाता अगर, क्योंकि मार्केट को एक चीज़ मिल गई, दूसरी चीज़ नहीं मिली, एक चीज़ मिल गई जो था फिस्कल डेफिसिट पर, और वो लग भी रहा था कि आरबीआई के डिविडेंड के बाद थोड़ा स्कोप है वहाँ पर 5.1% से कम करके, मैं 5% हो जाता है तो सीधा 4.9 पर ले आए, वो पॉजिटिव था। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट को ये रिस्क था कि कहीं कैपिटल गेन्स पर कुछ आ रहा है, इसके लिए मार्केट ने उस नंबर के बाद रैली नहीं की। आपने देखा होगा वो नंबर आने के बाद मार्केट में रैली नहीं हुई,
लेकिन उसके बाद रैली मार्केट में हुई, लोअर लेवल से रिकवरी आई। लेकिन मैं एक चीज़ अभी फिर जोड़ रहा हूँ, कल का दिन फिर देख लेते हैं, कल का दिन देख लेते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। आज के नंबर्स देख लेते हैं, FIDI के किस तरीके के नंबर्स रहे, इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं। अच्छा, अब हमारे साथ लक्ष्मण जुड़ गए हैं। एक बार लक्ष्मण के पास चलते हैं दिल्ली और जानते हैं कि जो टैक्स रेजिम में चेंजेस किए गए हैं, इनके पीछे की सोच क्या है, इसका असर क्या है और फ़ायदे और नुकसान क्या है। लक्ष्मण जी। जी, दरअसल सबसे पहले ये बता दूं कि हम लोगों ने, आपको याद होगा कि CNBC सहवाग ने सबसे पहले बताया था कि इनकम टैक्स के दरों में बदलाव किया जाएगा ताकि टैक्स पेयर्स को, खासतौर से निचले आमदनी वाले जो टैक्स पेयर्स उनको राहत दिया जाए, और वही किया गया है। न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव कर दिया गया है। पहले 3 से 6 लाख पे जो 5% था, उस 6 लाख को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है, यानी 3 से 7 का स्लैब कर दिया गया है। 6 से 9 की बजाय 7 से 10 का स्लैब कर दिया गया है, और 9 से 12 लाख की बजाय 10 से 12 लाख का स्लैब कर दिया गया है, और टैक्स रेट जो है 5, 10, 15% रखा गया है। तो ये एक तरीके से जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनको इनकम टैक्स में राहत देने की कोशिश की गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया गया है, जो अपने आप में एक बड़ी राहत की बात है। और तीसरा, जो लोग शेयर मार्केट में लंबे समय तक निवेश करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जहां 1 लाख तक छूट मिलती थी, अब उस पर 1.25 लाख तक छूट मिलेगी। तो कुल मिलाकर कोशिश ये की गई है कि नौकरी पेशा लोगों को किसी न किसी तरीके से राहत दी जाए, और इसी राहत के तहत नए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए कई सारे इंसेंटिव स्कीम का भी ऐलान किया है। तो मुझे लगता है इस बजट के बाद जो रोजगार के मौके पे एक चिंता जताई जाती थी, डिमांड नहीं, उस पर चिंता जताई जाती थी, उस चिंता को दूर करने की कोशिश इस बजट में की गई है। लक्ष्मण जी, मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैं तो फिर भी एसी न्यूज़ रूम में खड़ा हूँ और हम स्टूडियो में हैं, लेकिन मुझे मालूम है दिल्ली का मौसम कैसा है, आप सुबह से बाहर जुटे हुए हैं, लेकिन एक रिवॉर्ड अच्छा मिलता है। मैंने एक ट्वीट किया अभी, दिस इज़ कॉल्ड रिवॉर्ड। आज पूरे दिन CNBC आवाज़ की बादशाहत कायम रही। हम अपने जो निकटतम प्रतिद्वंदी था उससे दोगुना थे। तो अनुज जो टीम को लीड कर रहे हैं, और आपको भी एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। आपकी पूरी टीम आज जुटी रही दिल्ली में। अनुज, यकीन मानिए दिल्ली का मौसम ऐसा ना, खड़ा होना मुश्किल है। हालांकि आपको वीरेंद्र जी आपको इस पे आश्चर्य लग रहा, वीरेंद्र जी आपको इस पे आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं था। जब टीम का नेतृत्व शानदार तरीके से हो और टीम भावना हर किसी के मन में हो, तो फिर इसमें कोई शक नहीं रह जाता है। नहीं लक्ष्मण जी, थैंक यू सो मच। मैं बस ये कहूँगा कि मैं प्रिविलेज हूँ इस टीम को लीड करने पर, और जो टीम ने मेरा साथ दिया है पिछले 2 सालों में, अनबिलीवेबल है वो वीरू। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब हैंड ऑन हार्ट जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा सपोर्ट मिला टीम का, और ये एक कारण है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक टीम वर्क हमेशा जो होता है ना, एक टीम वर्क विल ऑलवेज प्रिवेल। और इवेंचुअली मैं यही बोलता हूँ सबको कि टीम वर्क पे ध्यान रखिए, और कभी भी कोई इंस्टीट्यूशन एक इंडिविजुअल से नहीं बनता, वो हमेशा टीम से बनता है। और हमारी टीम की जो जेल करती है हमारी टीम, वो क्लियरली सबको विजिबल है। चलिए लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हम ये सब खबर रखने के लिए। आपके लिए अभी एक लंबा दिन है, अभी पूरा दिन मुझे पता है कि आपको इस पर रिपोर्टिंग करनी है बजट के ऊपर, और शाम तक आप लगे रहेंगे। अब सुदीप बंदोपाध्याय और गुरमीत चड्ढा ये भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसे देख रहे हैं। आप दोनों को गुड आफ्टरनून। गुरमीत, पहले आपके पास आ रहा हूँ। मार्केट ग्रीन में आ गया, मतलब मार्केट को क्या अब कुछ फर्क नहीं पड़ता? अब तो मतलब क्या मार्केट ये कह रहा है कि आप 12.5 क्या 15% कर देते लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, हम तो उसमें भी काम चला लेते। अनुज मत बोलिए, शायद सुन लेंगे अगले बजट में। बिल्कुल मत बोलिए। क्योंकि जब से सरकार ने हमेशा कुछ ना कुछ, तो मैं कहता हूँ बजट जब तक टैक्स वाला पार्ट नहीं आया था बहुत अच्छा जा रहा था। जॉब क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा है बजट। पहली बार इतना फोकस है जॉब क्रिएशन पे, इंटर्नशिप पे और फॉर्मल जॉब क्रिएशन पे, ये बहुत अच्छा था। कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि रूरल एरिया में स्पेंड बढ़ाया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बढ़ाया है, वुमेन पे और एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस था। तो कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था, और आपको रिएक्शन देखने को मिला है एफएमसीजी स्टॉक्स में, निफ्टी कंजम्पशन में पहले ही चलना शुरू हो गया था। आईटीसी वगैरह आप देखें, इमामी वगैरह देखें, जो भी जिनका भी रूरल फोकस सेल ज्यादा है, बढ़ना शुरू हो गया था। आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए नेगेटिव है। और अनुज, मेरा बस ये मानना है टैक्सेशन रिजीम स्टेबल होनी चाहिए, और आप इक्विटी जो है वो रिस्क कैपिटल है, और मैं वर्ड्स मिन्स नहीं करूंगा। मैं डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि आप हर 2-3 साल में टैक्स और गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। एक तरफ हम रिटेल निवेशकों की सराहना करते हैं कि अब हम डिपेंडेंट नहीं है एफआईएस पे, सदन में चर्चा होती है, इक्विटी पार्टिसिपेशन की चर्चा होती है, और बजट के 2 दिन पहले हम होने लगते हैं कि ओवर फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स भी ठीक नहीं है। और मुझे ये समझ नहीं आया कि गोल्ड में ड्यूटी घटा के कैसे डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ेगी।
या एलटीसीजी में टैक्स बढ़ा के डिपॉजिट ग्रोथ बैंक की कैसे बढ़ेगी, वो आई थिंक हाउस होल्ड सेविंग्स को थोड़ा स्टडी करना चाहिए। ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट आया है कोविड के बाद, एक्सपेंडिचर बढ़ा है, रियल एस्टेट परचेज बढ़ी है, लोग एसेट लाइट रहना चाहते हैं और फाइनेंशियल एसेट्स में जाना चाहते हैं, तो एक बिहेवियर को स्टडी करने की जरूरत है। टैक्स हर चीज का नहीं होना चाहिए, और अभी इसमें थोड़ा फाइन प्रिंट है। आप देखिए बायबैक में टैक्स है, आप ओएफएस में अगर सेल में ऑफर करेंगे उस पे भी टैक्स है, और ग्रैंडफादरिंग भी शायद चली गई है ओएफएस में रेट्रोस्पेक्टिव से, तो कुछ थोड़ा फाइन प्रिंट भी आएगा। तो मुझे ये लगता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मैं बोलता हूँ कि ठीक है आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि आर्बिट्राज होना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ज्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए, रिस्क कैपिटल की जरूरत है, और आप इसको इक्वेट नहीं कर सकते गोल्ड के साथ और रियल एस्टेट के साथ, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मुझे लगता है कि फ्रॉम अ कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू, जॉब क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्किल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बजट अच्छा है, बट ये वाले इस वाले पार्ट ने मुझे डिसअपॉइंट किया है काफी ज्यादा। इस वाले पार्ट ने डिसअपॉइंट किया। अच्छा सॉरी, मैं एक चीज़ कहना भूल गया था वैसे, ये खैर कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम नंबर 1 जो बने हैं ना, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन व्यूअर्स का है। लेकिन व्यूअर्स के लिए तो हमारा हमेशा एक आभार और वो जो थैंक्स है वो हमेशा रहेगा, क्योंकि व्यूअर्स की वजह से ही हम हैं, और हम जो भी कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए कर रहे हैं। गुरमीत, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इस न्यू एज इकोनॉमी में ना एक रिटर्न ऑन कंटेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल होता है, तो आप कंटेंट अच्छा जनरेट करेंगे उसके रिटर्न रेशियोज बढ़ेंगे, और कंटेंट बहुत ही बेहतरीन रहा है। मैंने भी काफी इंटरेक्शन किया है आपसे कई सालों में, तो कंटेंट बढ़ता जा रहा है, और ये बाकी चीजें इनपुट अच्छी होगी तो आउटपुट अच्छा होना ही है, मुझे कोई डाउट नहीं है। ये इतने इनकरेजिंग वर्ड्स के लिए, और मार्केट भी सैल्यूट कर रहा है इसको। अब मार्केट भी ग्रीन में आ गया, अच्छा खासा 27 पॉइंट निफ्टी ग्रीन में है। गुरमीत, आप फिर यहाँ इन लेवल्स पर अब अपने क्लाइंट्स को, अपने जो आपका जो इन्वेस्टर्स भी हैं, अब तो आपके इन्वेस्टर्स भी हैं, उनको आप क्या कह रहे हैं? किस तरीके के स्टॉक्स में से निकलें, किस तरीके के स्टॉक्स में बने रहें या ऐड करें? ज्यादा चेंजेस नहीं करे अनुज, हमने थोड़ा सा जब पीछे आपसे चर्चा की थी कंजम्पशन में वेटेज बढ़ाया था, क्योंकि एविडेंट था कि कंजम्पशन में बूस्ट आएगा, तो हमने आईटीसी ऐड किया था, टाटा कंज्यूमर ऐड किया था, कुछ प्लेटफॉर्म स्टॉक्स ऐड किए थे जैसे जोमेटो है। हमने थोड़ा सा टूरिज्म स्टॉक्स पे फोकस करना शुरू किया, चाहे वो एविएशन स्टॉक्स हो जैसे डक ग्लोबल है या होटल स्टॉक्स है, तो वहां पे हमने थोड़ा सा वेटेज बढ़ाया था। कुछ हमारी जो निश थीम्स है जो मुझे लगता है मल्टी ईयर ट्रेंड है, जैसे डेटा सेंटर है, एनर्जी है, यहाँ पे हमने वेटेज बढ़ाया था। आज कुछ करेक्शन मिला है, जैसे एक रिलेटेड डेटा सेंटर स्टॉक है एचबीएल पावर, जो कि बैटरी स्पेशलाइज्ड बैटरी सप्लाई करता है, क्योंकि डेटा सेंटर में आपका डाउन टाइम नहीं हो सकता क्योंकि एप्लीकेशन हाउस होती है। सिमिलरली रिसाइकलिंग मैंने आपसे बात करी थी, हमने काफी वेटेज बढ़ाया था, आज बाजार ने रिवॉर्ड किया है, चाहे वो गणेशा हो चाहे ग्रेविटा हो, नतीजे भी बहुत अच्छे आए ग्रेविटा के। आई थिंक मुझे लगता है उसकी वजह से भी आज बाजार ने अच्छा मूव किया, तो हमने सिलेक्टिवली कुछ जगह ऐड किया। और मैं अगर डिफेंस और रेलवे स्टॉक में थोड़ा करेक्शन आता है तो हम इसमें देखेंगे, अगर यहाँ से और 10-15% बेटर प्राइस लेवल मिलता है तो वहां पे भी हम ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये जो ट्रेंड है, आप देखिए जो स्पेंडिंग है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो 11.1 लाख करोड़ मेंटेन किया है, 3.4-3.5% ऑफ जीडीपी। तो मुझे लगता है कि जो बैलेंसिंग हुई है वो ठीक हो गई है, एक्सेप्ट फॉर द टैक्सेशन। इस बीच एक मूडीज का एक बहुत महत्वपूर्ण टेक आता हुआ, कर्ज कम होने से बेहतर रेटिंग संभव है, जो डेट कम होगा उससे FY25 में 6.6% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है, उन्होंने जताया है। ये मूडीज का टेक है, अभी इस पे बात करेंगे कुछ देर पे, लेकिन इस बीच एक काम करते हैं, जरा पहले सुदीप बंदोपाध्याय जी को जोड़ते हैं। सुदीप जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बजट स्पीच को आपने सुना, एक ड्यूरिंग द स्पीच एक शॉक लगा मार्केट को, स्पेशली आई थिंक जो टैक्स ढांचा थोड़ा सा अगर आप देखें बढ़ाया गया उसके बाद, बट मोर और लेस बाजार इसको आई थिंक रीड करने के बाद थोड़ा हजम करने की कोशिश कर रहा है, डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। आप किस पे नेगेटिव हैं, किस पे पॉजिटिव हैं एज ऑफ नाउ इस बजट स्पीच के बाद? वीरू जी, पहले तो आप अनुज और सारे CNBC आवाज़ के टीम का बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और इसी के चलते आज आप दर्शक आपको यहाँ इस जगह पे ले आया है। अब बजट की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो मुझे सबसे अच्छा लगा जो फिस्कल कंसोलिडेशन का जो ग्लाइड पाथ इन्होंने जो इनका जिक्र किया था उसी पे बिल्कुल टिके हुए हैं, इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ प्रोवोकेशन वहां से हटे नहीं। और क्योंकि RBI से ज्यादा डिविडेंड मिला है उसका फायदा
फिस्कल कंसोलिडेशन जो 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 नंबर्स है, फिस्कल डेफिसिट के नंबर है, वहां पे इंप्रूवमेंट के जरिए सामने आया है। तो इंस्टेड ऑफ 5.1 दे आर एट 4.9, और ये डेफिनेटली इंडिया का रेटिंग इंप्रूव करने में सहायता करेगा, और इसका बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म पॉजिटिव बेनिफिट कंट्री को मिलेगा, देश को मिलेगा। तो आई थिंक ये सबसे बेहतरीन चीज जो बजट में देखने को मिला था। शंका था कि शायद कुछ ऐसे मेजर्स लिए जाएंगे जिससे फिस्कल कंसोलिडेशन के बाद से ये हट जाएंगे, वो नहीं हुआ, ये बहुत अच्छा है। दूसरा, मैं एक मेजर की बात जरूर करूंगा, जो कॉर्पोरेट अप्रेंटिसशिप की बात की गई है। शायद पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इसकी बात की जा रही है, और इससे इंडस्ट्री को लॉन्ग रन में बहुत फायदा मिलेगा। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम अच्छी तरह से चल रहा है, और उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट मिला है ये स्कीम से। तो इसका इंट्रोड्यूस होना भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक शुरुआत है, आने वाले दिनों में शायद और भी अच्छा कुछ स्कीम्स आएंगे। हाँ, अब अगर नेगेटिव्स की बात करें तो जरूर कि जो कैपिटल गेन्स में टैक्स को, मेरा पॉइंट भी गुरमीत के साथ मिलता जुलता है कि टिंकरिंग नहीं करना चाहिए। आपको 10, 12, 15, 20 जो करना है करो, करके उसको छोड़ दो। डोंट कीप चेंजिंग इट कंटिन्यूअसली, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन होता है। और ये मैं मानूंगा कि शायद इसमें कोई जरूरत नहीं थी इतना टिंकरिंग करने का। चलिए, अब जो हो गया मार्केट के लिए, तो मार्केट इसको डाइजेस्ट करके आगे बढ़ेगा, क्योंकि हाँ, टैक्स पहले 10 दे रहे थे, अब 12.5 देंगे। तो बात तो यही है, अगर मार्केट में पैसा बन रहा है तो 10 भी दे रहे थे, 12.5 भी दे देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ऑब्वियसली ये सेंटीमेंट नेगेटिव है, और ये जो कंटिन्यूअस चेंज होता है, ये थोड़ा दिक्कत की बात है, ये मैं जरूर कहूंगा। अदरवाइज बाय एंड लार्ज इट्स ऑन ट्रैक, बजट इज ऑन ट्रैक, और बजट इज ऑन ट्रैक, बिल्कुल राइट नाउ हुआ। चलिए, अच्छा गुरमीत, रियल एस्टेट यहाँ पर शुरू में लगा कि पॉजिटिव न्यूज़ आई, उसके बाद एक झटका लगा कि इंडेक्सेशन ख़त्म कर दिया, लेकिन अब मार्केट कह रही है कि ठीक है इंडेक्सेशन ख़त्म कर दिया, लेकिन टैक्स भी तो 20% से कम होकर 12.5 हो गया। अब ठीक है, जो लेगेसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके पास 25-25, 30-30 साल पुरानी, उनके लिए नेगेटिव भले ही हो, लेकिन ओवरऑल शायद नेट नेट न्यूट्रल ही हो। आपका क्या व्यू बनेगा इस पर? और क्योंकि रियल एस्टेट है, उससे रिलेटेड स्टॉक्स में भी काफ़ी मूव्स आते हैं, सेरेमिक स्टॉक्स हों या वायर स्टॉक्स हों, जो आपके पोर्टफोलियो में है भी। ओवरऑल आई थिंक रियलिटी के लिए न्यूट्रल है। आप जैसा बोला, लेगेसी प्रॉपर्टी और कुछ जगह जहाँ अप्रिसिएशन कम होता है, आपने कोई स्पेशली जो अनुज बहुत सारे फ्लैट ओनर्स थे, उनको 10-10 साल बाद डिलीवरी मिली फ्लैट्स की, और अगर इंडेक्सेशन लगता तो शायद कोई टैक्स नहीं लगता। अगर आज मैं बात करूं एनसीआर की, या बहुत जगह रियल एस्टेट में बड़ा क्राइसिस रहा है कोविड तक, कोविड के बाद सिचुएशन ठीक हुई है। तो जिनका थोड़ा भी लॉन्ग टर्म होल्डिंग रहा है, या जो न्यू अर्बन फ्लैट ओनर्स हैं, उनके लिए नेगेटिव है। तो आई थिंक थोड़ा सा नी जर्क रिएक्शन है, बट ओवरऑल मुझे लगता है, क्योंकि एक तो टेन्योर भी 2 साल हुआ है, और अब एक कैपिटल गेन सब 12.5% है। आप कुछ भी लीजिए, आई होप अब इसको चेंज ना करें, गोल्ड पोस्ट ना चेंज करें, बट अब एक स्टेबल कैपिटल गेन रजीम है। बस टेन्योर 2 साल है और इक्विटी का 1 साल है। तो दूसरा, होम जो इम्प्रूवमेंट थी में, ये बड़ी स्ट्रक्चरल है। एक तो आप देखिए, प्रधानमंत्री ने इस 3 करोड़ और घरों की बात करी है बजट में, तो गवर्नमेंट का क्लियर फोकस है रियलिटी पे। ये बिल्डिंग मटेरियल के भी बहुत पॉजिटिव है, चाहे वो सीमेंट है, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल, और बहुत सारी इन्वेंट्री पिछले 3 साल में लॉन्च हुई है, उसका सिविल वर्क धीरे-धीरे कंप्लीट हो रहा है। तो होम इम्प्रूवमेंट के लिए भी, चाहे वो केबल्स एंड वायर्स हैं, या टाइल मेकर्स हैं, सैनिटरी मेकर्स हैं, प्लाईवुड है, बहुत सारे सेक्टर्स लिंक्ड हैं, उनके लिए भी पॉजिटिव है। तो हमने आज थोड़ा-सा ऐड किया है बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में, क्योंकि थोड़ा-सा नी जर्क रिएक्शन में 4, 5, 6% करेक्शन आया। तो मेरा ये मानना है, अनुज, बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है रियलिटी। सबको डीएलएफ वाला मॉडल समझ में आ रहा है कि कुछ एन्युटी बेस्ड कैश फ्लो भी होने चाहिए। तो कमर्शियल लॉन्चेस में आप देखिए, वो लीजिंग आउट हो रही है, थोड़ा-सा बैलेंस शीट सिर्फ डेवलपमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। और आप देखिए, सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी इंडिया की 2 लाख करोड़ मार्केट कैप, मैक्सिमम कंपनीज 1 लाख करोड़ और 50,000 करोड़ की मार्केट कैप है। मुझे लगता है ये बढ़ना चाहिए एज अ सेक्टर, ये इसका मार्केट कैप और मार्केट वेटेज बढ़ना चाहिए। गुड आफ्टरनून सुदीप, गुरमीत। सुदीप, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आज इस बजट को आपने कहा कि नेट नेट ब्रॉडर टर्म्स में पॉजिटिव जरूर है, कुछ नया खरीदा आपने आज? जी, आज तो खरीदने के लिए सलाह दिया है एफएमसीजी, जिसमें हमारा पॉजिटिव व्यू था, और बजट से पहले से ही हम लोग इसका रिकमेंड कर रहे थे। आज भी वहीं पे खरीदारी करने की सलाह दी है। जैसे हम जानते हैं कि सिगरेट में टैक्सेशन नहीं बढ़ाया गया है, और इसके चलते आईटीसी बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव।
तो यहीं पे खरीदारी की सलाह हर जगह पे दिया हुआ है। इसके अलावा क्योंकि रूरल और एग्रीकल्चर पे फोकस डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार ने दिया है, तो इससे एग्रोकेमिकल्स और एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपनीज का आई थिंक पॉजिटिव नतीजे आने वाले हैं। यहाँ पे मोमेंटम वापस आने वाला है, तो इस सेगमेंट्स में और इस सेक्टर्स में भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। शक्ति पंप्स एक कंपनी है जहां पे हम रेकमेंड कर रहे थे कुछ दिनों से, वहां पे भी खरीदारी का रेकमेंडेशन रहा है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, ऑफ कोर्स मार्केट से थोड़ा हटकर, ये जो LTCG के चेंजेस हुए हैं, अब सभी एसेट्स को एक टैक्स पर लाया गया है 12.5% पर, ओके और ऑफ कोर्स कुछ का ड्यूरेशन चेंज हुआ है, लेकिन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज वहां पर पहले आप कुछ डैबल कर चुके हैं। कितना बड़ा गेम चेंजर रहेगा अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में टैक्स पैरिटी आना एंड एंजल टैक्स अबॉलिश होना? ये बहुत ही पॉजिटिव है। मैं मानता हूँ एंजल टैक्स एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टैक्स था, जिसके चलते जो पर्टिकुलरली जो फंड्स निवेश करते थे उनके लिए बहुत बड़ा दिक्कत आता था, और ये एक ऐसा डिस्प्यूटेड इशू था, हर जगह पे ये डिस्प्यूट लिटिगेशन पे जाता था। तो इसको हटाना बहुत पॉजिटिव है इंडिया में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, और जो 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 नए कंपनीज हैं, जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद साबित होगा। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो अनलिस्टेड शेयर के जो टैक्सेशन रेट अभी चेंज होके एक लेवल प्लेइंग फील्ड कर दिया गया है, वो भी बहुत पॉजिटिव है। हाँ, होल्डिंग पीरियड अलग होना चाहिए, वो सही भी है, क्योंकि अनलिस्टेड शेयर में इतना जल्दी ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं आना भी चाहिए। और इसके साथ साथ आई थिंक एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम अनलिस्टेड स्पेस में भी आने की उम्मीद रहेगी, जो कि पहले थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। तो अब देखिए, मैं ये हमेशा बताते आया हूँ, आपके चैनल में भी बहुत बार ये बात हुआ है कि लिक्विडिटी बहुत है, और अगर लिक्विडिटी अब्सॉर्ब करने की जगह नहीं है तो शेयर्स प्राइस बढ़ते रहेंगे। तो नए शेयर्स आना जरूरी है, लिस्टेड हो या सुदीप, बिल्कुल मैं सॉरी सुदीप, मैं आपको इस समय इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि 3 बजे से पहले एक ब्रेक लेना है हमें। एक ब्रेक लेकर लौटेंगे और जब वापस आएंगे तो अमीषा वोरा भी जुड़ेंगी हमारे साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद।